Okay, last time we have done this ester और मैंने कहा था दो का कार्बन हमें बताना है the next acid halides जिन्हें हम acyl halides भी कहते हैं। representation acyl R CO ग्रुप होता है इसके साथ है। तो टेक्निकली अगर आप गौर से देखें they are derivative of carboxylic acid in the sense कि carboxylic acid के OH ग्रुप को हटाकर X लगा दें तो ये एसिड हैलाइड है। इसका IUPAC नेम बनता है अल्का नोइल हैलाइड। इसका मतलब है एसिड हैलाइड असाइल हैलाइड, ये दोनों कॉमन नेम है। जो IUPAC नेम है वो है अल्का नोइल हैलाइड। तो जस्ट इसमें कोई हमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी, सिर्फ इतना कि हम किसी एग्जाम्पल का एक नाम दे सकें। तो दिस शुड बी इथेनॉल क्लोराइड and this will be propanoid। हमें ना इसकी ब्रांचेस ना इसे बाकी मस्टर ग्रुप के साथ मर्जिंग करनी, सिर्फ ये तारुफ हमें इसका चाहिए क्योंकि एक जगह पर सिर्फ किताब में ये इस्तेमाल हो, तो इसलिए हम इसको देखकर पहचानने के बाद। इसी की तरह का दूसरा है अमाइड, दैट्स आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड में यही असाइल ग्रुप अमाइनो ग्रुप के साथ लगा। जब सिंपल अल्काइल ग्रुप लगता है तो अल्काइल अमाइड्स दैट इज सिंपली अमाइनो। लेकिन अगर असाइल ग्रुप लगता है तो हमें अमाइड कहते हैं जनरल कॉमन नेमिंग में, और IUPAC में हम इसे कहते हैं अल्केनामाइड। तो अगर हमारे पास दो कार्बन वाला पूरा कंपाउंड तो वी कॉल इट इथेनामाइड। मोर देन टू में तीन कार्बन की एग्जांपल प्रोपेनामाइड। दैट्स इनफ फॉर दीस टू कैटेगरीज। जैसे मैंने आपसे कल कहा था जो एक मेजर हिस्सा आपका रहता है दैट बिलोंग्स टू साइक्लिक। रफली स्पीकिंग जो कुछ आपने पढ़ा है ये सब साइक्लिक में भी हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है व्हेन इट कम्स टू साइक्लिक स्ट्रक्चर देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशन। इसकी वजह से वहां थोड़ा हमने हाथ को हल्का रखा। आपके सिलेबस में इन जनरल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स नहीं है सिवाय एक, और वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन द एरोमेटिक फॉर्म, जिसको हम कहते हैं बेंजीन। तो ज्यादा फोकस इस बात पर है कि बेंजीन और उससे रेलेवेंट कंपाउंड जो हमारी किताब में लगा रहा है स्पेशली बेंजीन से बन रहा है उनके नामों से हमें लिखा। जो आम से साइक्लिक कंपाउंड है वो कहीं भी हमारे किताब में, लेकिन हम उसको समझने के लिए थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। वो अब आ रहा है मामला लास्ट सेगमेंट दैट्स फ्रॉम लेक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, इन सारे कंपाउंड्स इन ऑल केसेस को हम जिस बड़े पर्पस के लिए कर रहे हैं तो सबसे अजीब और डिफरेंट है, और वो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखते वक्त जो सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम है वो है टाइम। हमने जितने मॉलिक्यूल्स आपको लिखवाए हैं नॉमेनक्लेचर में सब ऑर्गेनिक के छोटे तरीन मॉलिक्यूल्स में शामिल। जैसे ही हम थोड़ी सी हाई लेवल की केमिस्ट्री में पहुंचते हैं या इवन बायोलॉजी में इनको पढ़ते हैं तो जिन मॉलिक्यूल से हमारा पाला पड़ता है वो जरा बड़े बड़े होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिखने का सबसे शॉर्ट मेथड जो बनाया है वो थोड़ा समझने में भी मुश्किल होता है, इसलिए किताब में आसानी दिखाते हैं फैसला किया कि इन ओपन चेन कंपाउंड्स हम उस स्टाइल को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन फॉर क्लोज चेन कंपाउंड लाइक बेंजीन हम उस स्टाइल को फॉलो करेंगे। तो वो स्टाइल क्या है ये भी हमें इसी सेगमेंट पर। सबसे छोटा और सिंपल साइक्लिक कंपाउंड तीन कार्बन वाला अल्केन है। तीन से कम कार्बन में साइक्लिक चेन नहीं हो सकती, तो ये उसका स्ट्रक्चर हुआ। और हम इसे ऑब्वियसली प्रोटीन को कहेंगे, लेकिन साइक्लिक होने की वजह से कहेंगे साइक्लो। कॉमन सेंस की बात होगी, बड़ा आसान हो गया, जो अल्केन है उसके नाम से पहले साइक्लो लगा दें।
हमारा इसको कंसर्न ये है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने का शॉर्ट तरीका है कोई है। अब इस तरीके से हम साइक्लिक कंपाउंड निकालते हैं। ये क्या तरीका हुआ, तो फिर ट्रायंगल बना दिया भैया। नहीं, इस तरीके की चीज ये है कि हर कोना कार्बन है। So if there are three corners, it means this compound contains three carbon. हम तीनों कोनों को सिंगल लाइन से मिलाया, तो that means there is a single bond between these three. That's it. और कुछ भी नहीं लिखा। अब हमें पता है हर कार्बन को हर काल में चार बॉन्ड, और आपने जो इसको स्ट्रक्चर बनाया है इसके हर कार्बन में दो दो बॉन्ड बनाया, तो बाकी दो कहाँ गए। तो इस नोटेशन की ये अजम्पशन है कि जितने बॉन्ड कार्बन के शो नहीं हो रहे हैं वो सब हाइड्रोजन। तो इसके दो शो हो रहे हैं, दो नहीं हो रहे, इसका मतलब इसके साथ दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो है और इधर। तो ये वही स्ट्रक्चर बन गया। तो यही चीज अब आगे कंटिन्यू, हम आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप जहन से फैसला करेंगे जितने कोने हैं उतने कार्बन। डबल बॉन्ड होगा हम ऐसे हाथ जोड़ा है, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा एक बार आप बॉन्ड्स का हिसाब लगाएंगे, उससे आपको पता चलेगा हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से अगर हम चार कार्बन वाला स्ट्रक्चर यूज करें तो ये बनता है साइक्लोब्यूटेन, और इसकी सिंबल नोटेशन ये। तो फिर इस हिसाब से दिस शुड बी ए सिक्स कॉर्नर अल्कीन। इसमें 6 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और साइड बात है हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होंगे। उस लॉजिक के तहत उनमें शो नहीं किए, तो हम इसका नाम देंगे साइक्लिक कंपाउंड में हमारी सबसे मशहूर एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा, जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, वो है बेंजीन। और अगर मैं इसी तरफ आपको लेके जाऊं तो ऐसे सब फर्स्ट कीजिए हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन। अब कहीं से जब हेक्सीन है 6 कार्बन है, बॉन्ड की पोजीशन बतानी होती है, बता दें। पानी होगी इसमें तो अब आपको एक चीज रियलाइज होगी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में सारे कार्बन एक जैसे, ओपन चेन में सारे एक जैसे नहीं होते थे। कोने वाले हमेशा CH3 होते थे और बीच वाले CH2, तो दे आर डिफरेंट। तो हम उनका रेफरेंस बनाते, इस कोने से गिने या उस कोने से गिने, यहाँ सारे CH2 CH2 CH2। इसलिए जब पहला कैरेक्टर, पहली ब्रांच, पहला फंक्शन जो साइक्लिक चेन के साथ लगे, तो वो कहीं भी लगे एक ही बात है, इसलिए उसकी पोजीशन बतानी है। ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। हाँ, अगर इसके साथ कोई और चीज आके लग जाए तो हो जाएंगे, तो हम उन्हें एक दूसरे के रेस्पेक्ट से पोजीशन देंगे। मसलन अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ऐसा साइक्लिक कंपाउंड बना दूं जिसमें दो जगह डबल, तो अब गिनती करनी है। तो अब आप इधर से शुरू करके क्लोजेस्ट साइड से दूसरी की तरफ जाएंगे। ये डबल बॉन्ड 1 पर है, तो ये डबल बॉन्ड 3 पर है, और इसका नाम बन गया 1 साइक्लोहेक्साडाइन। तो इसी से हमारा मरकजी कंपाउंड जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं वो बना, जिसमें 3। When I write this structure in this way, तो everybody would say कि इसका नाम होना चाहिए 1,3,5 साइक्लोहेक्साडाइन। ये नाम हमने आज तो लिख दिया और आप भी देख रहे हैं दोबारा से लिख, ये नाम रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया, हमने कहा नहीं, दिस कंपाउंड इज नॉट वर्किंग बाय साइक्लो। तो भाई यही तो है, और क्या है, हमने कहा इस कंपाउंड के डबल बॉन्ड में और इनके डबल बॉन्ड में फर्क है। ये फिक्स डबल बॉन्ड है, इन दो कार्बन से बीच में है, बस वही है। ये डबल बॉन्ड मोबाइल, एक लम्हे को ये शक्ल बना रहे हैं, एक लम्हे को ये शक्ल बना रहे हैं, और आपके पास दोनों के लिए एक ही नाम होगा और वो होगा 1,3,5 लेकिन चूंकि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द मूविंग डबल बॉन्ड,
इन कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक आर्म डबल बॉन्ड से डिफरेंट है। तो जब आप आर्म डबल बॉन्ड के लिए डाइन ट्राइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक स्पेशल के लिए भी अगर ट्राइन यूज करेंगे तो फर्क पता नहीं चलेगा। तो ये समझाने के लिए कि ऐसे डबल बॉन्ड जो ऑल्टरनेट होते हैं और मोबिलिटी शो करते हैं, दे आर एक्सिबिटिंग अ वेरी स्ट्रेंज कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक। भी में और सीखते पढ़ेंगे। तो उस वजह से नाम के अंदर भी हमें कोई स्पेशल बात ऐसी लानी पड़ेगी जिससे पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये कंपाउंड तीन डबल बॉन्ड वाला ऑर्डिनरी कंपाउंड नहीं है, इट हैज सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर। दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट दिस नेम and we call this compound according to its trivial name, and that's benzene. So ये पहला स्ट्रक्चर बना जिसमें ट्राइवल नेम को ऑफिशियल आईयूपीएसी नेम डिक्लेयर किया गया और सख्ती से कहा गया this compound should not be called 135 cyclohexadiene, क्योंकि ये है नहीं, ये एक ट्राइन नहीं है। इसके स्ट्रक्चर में मौजूद तीन डबल बॉन्ड ऑर्डिनरी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इस कंपाउंड को ऐसे बनाने से भी मना करते हैं और हम कहते हैं इसे बनाया जाएगा by putting a circle between them, which shows that the double bond are not at fixed position। ठीक है, that's the right notation for benzene। सिर्फ हम ये तब नोटेशन अलाउ कर देते हैं बच्चे को जब हम बेंजीन का कोई ऐसा फीचर समझा रहे हो जिसमें डबल बॉन्ड की मदद से कोई बात बताएं, अदरवाइज दैट्स द राइट वे टू राइट बेंजीन। और अब हमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर में उन्हीं कंपाउंड्स की थोड़ी सी बातें करनी थी जिसमें बेंजीन था। तो अब ये बेंजीन साहब हो गए, इसके साथ मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप लगते हैं और उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं, वो सब भी एरोमेटिक कहलाते हैं। इसमें भी एक खास बात यह है कि जो बेंजीन से मिलने वाले चंद मशहूर कंपाउंड हैं, उधर भी हमने आईयूपीएसी नाम भी बनाया हुआ है और उनके ट्राइवियल नेम को भी ऑफिशियल आईयूपीएसी नेम डिक्लेयर किया हुआ है। मसलन अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप लग जाए तो इस कंपाउंड को ट्राइवल सिस्टम में पुराने जमाने में कहते थे फीनोल। हमने इसी को इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम डिक्लेयर किया। अलबत्ता चूंकि यहाँ तो हमारी लॉजिक ट्राइंग ना कहने की बड़ी सॉलिड थी ना कि केमिकली इट इज नॉट ट्राइंग, लेकिन यहाँ पर हम ये जिद नहीं कर रहे कि आप इसे सिस्टमैटिक अंदाज से नाम दें। आप इसका क्या नाम दे सकते हैं, इट शुड बी, क्योंकि ये बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा है तो बेंजीन छोड़ो। सो ये भी आईयूपीएसी नेम है, ये भी आईयूपीएसी, और टेक्निकली पूछे तो ये ज्यादा अच्छा नाम है क्योंकि ये लॉजिकल नेम है। लेकिन चूंकि किताबों में हम लफ्ज फिनोल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको बुक कहते हैं। क्योंकि भाई बात ये है कि आप बुक खोलें और पूरी बुक में कहीं बेंजीनॉल का नाम ही नहीं लिखा हुआ, तो फिर ऐसे आईयूपीएसी नेम को हम क्या करें। तो इसलिए फिनोल को ज्यादा हम प्रोमिनेंट करते हैं क्योंकि पूरी किताब में यही नाम लिखा हुआ है, इसको कहीं जगह पर लिखा हुआ है। तो लेकिन ये भी आईयूपीएसी नेम है, ये भी आईयूपीएसी। फिर इसी तरह अगर बेंजीन के साथ COOH ग्रुप लग जाए, दैट्स प्रीटी लॉजिकल। हम इसे कहेंगे बेंजीन की वजह से बेंजोइक एसिड। फिर अगर बेंजीन के साथ अमाइनो ग्रुप लग जाए तो इसका ट्राइवियल नेम है एनिलीन, और अगर लॉजिकल नेम बनाएंगे तो बनेगा अमाइनो बेंजीन। दोनों नाम इक्वली एक्सेप्टेबल है। अगेन वही बात है कि अगर बुक देखेंगे आप तो ये दोनों ही तकरीबन बराबर बराबर इस्तेमाल होंगे। इनमें अमाइनो बेंजीन लिखा नहीं है, लेकिन हमें दोनों का। तीसरा है अगर हम बेंजीन के साथ एसिटाइल ग्रुप लगा दें तो इस कंपाउंड का ट्राइवल नेम है एसीटोफिनोल, और हम इसको इसी नाम से पुकारते हैं। और एक और, अगर बेंजीन के साथ सल्फो ग्रुप लग जाए तो ये कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर ये जो हमारे OH ग्रुप वाला बेंजीनॉल है, इससे रिलेटेड कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर फर्स्ट कीजिए
दो OH ग्रुप बेंजीन के साथ लगे हों तो इसका नाम टेक्निकली स्पीकिंग होना चाहिए 1,2 बेंजीन डायोल, और यही होता है IUPAC में, मगर इसका जो कॉमन नेम है वो है कैचिनॉल, वो भी हमें याद रखना चाहिए। इसी तरह if the OH group are at 1,3 position, तो ये हुआ 1,3 benzene diol, and that should also be called lisoxenol. अगर OH group 1,4 position पर हो, that's 1,4 benzene triol, and that is also called hydroquinone. Sorry, sorry, diol. जो आखिरी एग्जाम्पल है वो ट्रायोल है, and that's 3 OH group, 3 consecutive carbons. 1, 2, 3, benzene triol. That's also called bironol. So ये वो स्टफ है जो साइक्लिक में हमें आना चाहिए। असाइनमेंट टुडे दैट इज पहले आगे आप आराम से करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसके आंसर। तो ये बेसिकली अब हमारा टॉपिक 3 कंप्लीट हुआ। दैट्स वाज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नॉर्मलाइजेशन। तो हमने किया सिर्फ ये है कि बजाय हर फैमिली के साथ उसका नॉर्मलाइजेशन करते हमने किताब की तरह पहले। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ और टॉपिक्स जो हम करना चाहते हैं, इसमें सबसे अहम है आइसोमेरिज्म। पहले आइसोमेरिज्म, तो अब आइसोमेरिज्म का बहुत ज्यादा ताल्लुक हमारे नॉर्मल प्लेसेस से है, तो इससे भी हमें हेल्प मिलती है, इसीलिए नॉर्मल प्लेसेस से पहले नहीं कर सकते। जो बचा है कि व्हाई वी इंसिस्ट कि आप ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर बनाया करें, फॉर्मूले ना। तो रीजन इज और जैसे जैसे एटम ज्यादा होते जाते हैं फॉर्मूले में, एक पॉसिबिलिटी आती है कि एक ही फॉर्मूले को एक से ज्यादा स्टाइल से ड्रॉ किया जा सकता है। दैट मींस यू कैन हैव डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम फॉर्म, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक में ये प्रॉपर्टी बहुत कॉमन है, इनऑर्गेनिक में भी ये प्रॉपर्टी है, मगर इतनी रेयर है कि आपके सिलेबस में नहीं आ सकती। लेकिन ये ना समझिए कि आइसोमेरिज्म सिर्फ ऑर्गेनिक, आइसोमेरिज्म हर उस जगह होगा जहां फॉर्मूलों में एटम ज्यादा। तो हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे ट्रांजिशन में, तो उधर भी काफी सारे एटम होते थे, उधर आइसोमेरिज्म होता है। बस हमारे सिलेबस में वो कॉम्प्लेक्सेस नहीं रखे गए जिसमें आइसोमर्स थे, तो हमें बच्चों को एक गलतफहमी हो जाती है कि शायद आइसोमेरिज्म सिर्फ ऑर्गेनिक तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। अभी फिलहाल हमारे लिए है टॉपिक आइसोमेरिज्म। दिस इज बेसिकली द existence of different compounds with same molecular form. तो ऐसे कंपाउंड बुनियादी कंडीशन इसमें है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर बट दे आर डिफरेंट। सारे कलर के फॉर्मूले सेम तो डिफरेंट क्यों है? तो वो अब हम आपको बताएंगे कि क्यों क्यों डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो आइसोमेरिज्म है उसकी दो प्रॉब्लम,
डिवीजन है। एक कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों में एक बात कॉमन है कि they are the compounds with same molecular form, ठीक है, and then they have something different। अब वो जो something different है वो क्या है? तो in case of structural isomerism हमने कहा they have same molecular form, so obviously they have different structural formula। structural formula को आसान जबान में कहें connectivity। एग्जांपल देंगे, आप बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिविटी। कार्बन के चार बॉन्ड हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले तो सिर्फ इस बात से स्टील के दो चार किसके साथ। तो अगर मैं आपके सामने दो ऐसे कंपाउंड ले आऊं जिसमें कार्बन के साथ जो चार चीजें मिली तो सेम, तो आप कहेंगे दे आर सेम। आपको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो जो चार चीजें हैं उसमें ऊपर कौन है, नीचे कौन है, लेफ्ट पे कौन है, दिलचस्पी है इसमें? नो। इवन आप इसमें भी ये कहते हैं अगर वही यहाँ नहीं माला लगाते तो भी वन टू ही है। तो हमने जितना नॉर्मल प्लेसर पढ़ा या जो सेंस दिया है ना उसमें ये हिस्सा आता है। ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो बहुत ही ध्यान से देखो। ये कहता है सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर, अब क्या रह गया? सेम कनेक्टिविटी सेम फॉर्मूला। अब रह गई सिर्फ ये बात कि एक कार्बन के जो चार पार्टनर हैं वो तो एक जैसे हैं मगर उनमें फर्क इस बात पर है कि वो किस ओरिएंटेशन है, ऊपर कौन नीचे कौन राइट पे कौन। तो दे आर स्टीरियो में हम कहते हैं सेम molecular formula, same structural formula, that's connectivity, but different orientation of atoms in space। ठीक होगा? अब एग्जाम्पल्स बदलती है ऐसे लोग बिल्कुल भी समझ गया। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, कनेक्टिविटी की बुनियाद पर इनको चार टाइप्स में डिवाइड, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। and metamerism Tautomerism isomerism भी होता है स्ट्रक्चर में, but that's not included in class, that's why I'm हमारी पहले नाइन सिलेबस में कहाँ है ईयू के सिलेबस में ना, हमें ईयू की नहीं तैयारी करते, आप लोग वो भी करा देंगे 2 मिनट की बात है, अपने पे बोझ ना डालें। वो वैसे आपके सिलेबस में इस सेंस में उसे इस्तेमाल किया है, पढ़ेंगे नहीं, इस्लाम से कोई चीज नहीं रोकते, लेकिन उसे यूज किया है। आपने एक रिएक्शन पढ़ा था इथाइन में वाटर ऐड करके, उसमें टॉटोमेरिज्म तो पढ़ लीजिए, छूटेगा नहीं। इसमें इसमें दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है ज्योमेट्रिकल और दूसरी कहलाती है ऑप्टिकल। सबको एग्जाम्पल क्योंकि आपकी टास्क होगी दो बातें एमसीक्यूज में, अब स्ट्रक्चर नहीं बनाना। तो एक कंडीशन यानी हर एक टाइप में क्या फर्क है, और नंबर 2 एग्जाम्पल। तो हम इम्तिहान में ऐसा कर सकते हैं कि दो नाम देकर पूछ लें ये आइसोमर है किस टाइप के हैं, तो ये पहचान। तो आइए यहाँ से शुरू करें। स्ट्रक्चर की चार टाइप्स का नाम में भी बहुत आसान है, सिवाय मेटामेरिज्म के नाम से बदल जाएगा। तो द फर्स्ट वन इज चेन और इसको हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी है। एक्चुअली हमारा पॉइंट ये है कि हमारी लिविंग थिंग्स में इंटेलिजेंस और लास्ट का
तो हमारी हड्डियों का फ्रेमवर्क है, पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर है, वो हमारी बॉडी के शेप को डिफाइन करता है। इसीलिए जब हमने एंशियंट एलिमेंट्स की हड्डियां निकाली और उन्हें जोड़ा, तो हमें जो शेप मिला उसी से हमने इमेजिनेशन की है कि डायनासोर वैसे अल्लाह जाने वो है भी इसी में नहीं है। ये तो हमने अगर बोन्स को कनेक्ट करके, क्योंकि बोन्स जिस शेप में होंगी ओवरऑल स्ट्रक्चर उसी पर डिपेंड करता है। हमने इसी बेसिस पर कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन की पेरेंट चेन होती है वो उसका स्केलेटन है, उस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का शेप इम्पैक्ट करता है। इस आइसोमेरिज्म में दो कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम होगा, उनकी कार्बन चेन का शेप डिफरेंट, जिसको आप कहेंगे स्केलेटल डिफरेंट। तो इस सूरत में ये चेन या स्केलेटल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। सो दे हैव डिफरेंट शेप ऑफ कार्बन चेन। एग्जाम्पल से हमें इस फर्क का अंदाजा, सीक्वेंशियल एक फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले को दो तरीकों से बना सकते हैं। एक स्ट्रेट चेन जिसका नाम होगा ब्यूटेन, और दूसरा ब्रांच चेन जिसका नाम होगा 2 इथाइल प्रोपेन। आपको सबसे पहले ये रियलाइज करना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर मैं एटम्स गिनूं तो दोनों में 4 कार्बन और 10 है, तो दे ऑल हैव बोथ हैव सेम। अब मुझे लग दिखा था ना कनेक्टिविटी, उससे चेक करेंगे कि दे हैव स्ट्रक्चर, मुझे नजर भी आ रहा है स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन हमारे रूल के मुताबिक ऐसा है। यहाँ पहला CH3 है which is connected with CH2 which is connected with CH2 which is connected with CH2। जब यहाँ आए तब तो एक भी CH2 नहीं है, यहाँ तो दो की जगह 3 CH3 और एक CH है। तो अगर हम देखें कार्बन से कार्बन किससे कनेक्ट है, तो the CH3 3 CH3 are connected with 1 CH, so entirely different scenario, उसके मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट scenario। So they are called compounds with same formula but different structure, connectivity। क्या चीज का फर्क है स्ट्रक्चर में, हमने कहा कार्बन, सिंपल डिफरेंस कार्बन। तो ये चेन आइसोमर हो गए। अब इसी तरह हम अपनी बात बढ़ाएंगे। अब हमने कहा ऐसे कंपाउंड लाते हैं जिनका फॉर्मूला सेम, जिनकी चेन भी सेम, तो स्केलेटन सेम। अब फर्क किस बात का है, अब किसी और चीज की कनेक्टिविटी में फर्क है, और वो है कि जो ब्रांचेस या फंक्शनल जो सेम पेरेंट चेन के साथ लगे होते हैं उनकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच टू सेम पेरेंट चेन। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो C3H7C है, इसका एक स्ट्रक्चर बना ऐसे, इसमें क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पर है, और दूसरा स्ट्रक्चर बना ऐसे, इसमें क्लोरीन सेकंड कार्बन पर है। दिस इज कॉल्ड 1 क्लोरोप्रोपेन एंड दिस कॉल्ड 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आप सारे हिसाब लगा कर देखिए, दोनों का फॉर्मूला C3H7Cl बनता है, दोनों में कार्बन की चेन स्ट्रक्चर है, तो देयर इज नो स्केलेटल डिफरेंस। फर्क इस बात में है कि वो सेम पेरेंट चेन के साथ जो ब्रांच लगी है और फंक्शनल ग्रुप लगा है क्लोरीन, इट्स एट डिफरेंट नाउ, एक में 1 पर एक में 2 पर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन डिफरेंस और पोजीशन आइसोमर। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इन दोनों आइसोमर्स में स्ट्रक्चर डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस की प्रॉपर्टी पर कौन सा डिफरेंस आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने तो कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, ये दोनों अल्केन्स हैं, दोनों का फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो एज फार एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न इन दोनों की सेम होनी चाहिए। तो फर्क किस पर होगा, फर्क होता है फिजिकल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल एस्पेक्ट्स। सेम सीधा ये दोनों लिक्विड, 1 क्लोरो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 2 क्लोरो का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। पार्शियली केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपने ये टॉपिक्स याद हैं एसएन रिएक्शन वाले, एल्काइल हैलाइड्स लेंगे ना, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी वाले हमेशा SN2 मैकेनिज्म करते हैं, सेकेंडरी वाले कभी SN1 करते हैं कभी SN2 करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर केमिकल कैरेक्टर, तो ये नहीं कह सकते दोनों एक ही कंपाउंड। लेकिन अभी जो तीसरा आ रहा है ना, वहां तो जमीन आसमान का फर्क हो गया, बिकॉज इसका नाम ही है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसका मतलब है यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज है, फंक्शनल ग्रुप चेंज होने का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। सो नंबर 3 इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर।
तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, सिंपल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एग्जांपल C2H6, इस कंपाउंड को मैं बना सकता हूँ as an alcohol, ethanol which is an alcohol। मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ जो कि एक ईथर बनेगा, मिथोऑक्सी मीथेन, दैट्स एन ईथर। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, एक अल्कोहल से बिलोंग करता है, ईथर से बिलोंग करता है, और इसी की बेस पर हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर functional isomers that help us। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसकी एग्जांपल्स और भी बनानी है, क्योंकि हमें बताना है जो हमारे सिलेबस में एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन जोड़ी बनाना है। सो द सेम थिंग कुड बी विद दिस फॉर्मूला C3H6O। इस फॉर्मूले से मैं एक स्ट्रक्चर ये बना सकता हूँ व्हिच इज एन एल्डिहाइड, प्रोपा and that's an aldehyde, and I can draw it as this. This is a ketone, propanol। सारे नाम ये सब पढ़ने के उनके मेरे सामने नाम में बिल्कुल दोनों का फॉर्मूला सेम है, चेक कर लें, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोनिक ग्रुप है। सो ऑन दिस बेसिस we can conclude this aldehydes and ketones are functional group। तो ये दूसरा हो गया। इसी तरह का तीसरा पेयर है, इसकी फॉर्मूला है C3H6O2। तो हम इसे बना सकते हैं प्रोपानोइक एसिड। So that propanoic acid is basically carboxylic acid or ester। This is methyl ethanoid, which is an ester। So the third statement is carboxylic acid and esters are functional group isomers। तो ये तीन में खास बात ये थी कि अब एक दफा सुनने के बाद सिर्फ नाम से आपको याद आता है कि किसका क्या मतलब, चौथे में करता है, जरा नाम उसका ऐसा नहीं कि समझ में आए कि क्या है। और है भी थोड़ा स्पेशल बैठा बैठ सब। Still you get the same formula, same structure, same chain, same position, same functional group, but they have different alkyl groups across same multivalent atom। multivalent because इसकी वैलेंसी इस तरह, तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, जैसे ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो उसके दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप लगाए तो हम उन अल्काइल ग्रुप्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। ठीक है, बात भी एग्जांपल C4H10, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है ईथर। हम इस फॉर्मूले से दो ईथर बनाए, एक ऐसे और इसका नाम है मीथोऑक्सीप्रोपेन, और एक ऐसे इसका नाम है इथोऑक्सीप्रोपेन, सॉरी इथोऑक्सीइथेन। दोनों का फॉर्मूला है C4H10O, दोनों स्ट्रेट चेन है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप ईथर है, दोनों में अल्कोहल ग्रुप फर्स्ट आ गया। तो ना चेन ना पोजीशन ना फंक्शनल ग्रुप, फिर भी दोनों का अलग अलग है। अब क्या फर्क है, हमने खुद एक बार रियलाइज किया, सर फर्क ये है कि हमें ऑक्सीजन के आसपास 4 कार्बन डिस्ट्रीब्यूट करने थे, हमने उसमें फर्क कर, एक में 1+3 इथाइल ब्रोमाइड, तो एक में 2+2 इथाइल इथाइल।
तो इसका मतलब है हम इसे यूं डिफाइन करेंगे कि अगर कि कोई आइटम मल्टी वैलेंट है, इस ज्यादा वैलेंसी रखता है, तो हम उसके आसपास इलेक्ट्रॉनों की तादाद को या नेचर को डिफरेंट करें, तो जो आइसोमर बनेंगे वो पहला क्वेश्चन है जी। किसका कहते हैं? अब अभी तो दो कार्बन का पोजीशन बनानी है, लेकिन अगर ये है इथोऑक्सी तो ये है मीथेन, इस कोने पे लगा है उसी को कट करेंगे। तो बजाय इसके कि हम स्टीरियो की बात करें तो मैच प्रोग्राम चला देते हैं। रह गया क्या? ये नाम नहीं है लेकिन ये काम है आपके सिलेबस। टॉटोमेरिज्म आइसोमर, ये है स्पेशली ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें बाई बॉन्ड वाला कार्बन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो जो हमारे सिलेबस में एग्जांपल थी वो ऑक्सीजन वाली थी, यानी अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो कि उसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ H लगा, OH लगा, which is the highly electronegative element, इस कंपाउंड का नाम होगा इथेनॉल। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इनोल। इनोल दस पे जितने भी कंपाउंड है इसकी निशानी क्या होगी कि डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के साथ OH लगा हुआ, दे आर आंसर because in pi electrons being attracted by the electronegative oxygen, तो ये मॉलिक्यूल इंटरनली आपस में मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करते हैं और वो उसके लिए ऐसे वेव परेशान है और अपने एटम्स को रीएक्सेस करते हैं। कैसे? चूंकि पाई बॉन्ड अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन, तो क्या बन जाएगा? उस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, डबल बॉन्ड खत्म और ये डबल बॉन्ड इधर, ये कंपाउंड बन गया इथानल, जिसको हम बेसिकली एल्डोल या कीटो फॉर्म कहते हैं, यानी कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस वक्त ये नहीं है बन गया, इस वक्त इशू है इन दोनों का फॉर्मूला सेम, so they are isomers of each other, alkenol and aldehyde or ketones, they are isomers of each other। अब इन्हें कौन सी कैटेगरी का आइसोमर है? तो हमने कहा इस बुनियाद पर कि ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से बने हैं, इनका नाम रखा है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म इज आर द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड्स where the pi bond shifts its position। तो pi bond कार्बन कार्बन से चेंज होकर कार्बन ऑक्सीजन के साथ, such type of isomerism is टॉटोमेरिज्म। तो ये हमारे यहाँ नाम नहीं है, लेकिन अगर हमें याद आ जाए तो जब हमने इथाइन में वाटर ऐड किया था ये रिएक्शन कर सकता है, लेकिन दिस फॉर्म इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो हम कहते हैं इसमें आ जाता है तो ज्यादा लंबे टाइम तक एक्सेस करता है और इसमें रिलेटिवली कम। इसकी हम हमेशा ऐसे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का हमने पढ़ा है तो इक्विलिब्रियम में कि यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। इनोल फॉर्म इज रिलेटिवली अनस्टेबल। मैथमेटिज्म हमारे हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें सिर्फ अपना ईथर में है, अदरवाइज अगर आप रियलाइज करें तो अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी, तो जो टर्शरी अमाइन है उसमें एक नाइट्रोजन के साथ 3 आर लगे, बदल दीजिए उनके आर की डिस्ट्रीब्यूशन को, फिर ऑटोमेटिज्म मेटामेरिज्म आ जाएगी। लेकिन वो एग्जांपल्स ऐसे बनाने में बहुत बनती है। तो मैं कहने वाला था, कहते कहते रुक गया, मेरे मुंह में आते आते एक बात रुक गई थी, अब बोल देता हूँ। ये मैंने 3 बनाए ना, आपने जो पढ़े ना उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और छुपे हुए हैं, सोचने बैठेंगे तो अंदाजा होगा कि साइक्लो अल्कोहल्स और एल्डिहाइड आपस में आइसोमर, साइक्लिक ईथर और एल्डिहाइड आपस में आइसोमर, बहुत कॉम्बिनेशन बनते हैं लेकिन पॉलर, इसको कहते हैं। हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ना वो बहुत सिंपल है, वो और बात है कि वो सिंपल हमें मुश्किल लगती है लेकिन दैट्स वेरी बेसिक, इसमें इतने मसाइल हैं, कोई रखा वो सब हम छुपा के रखें अगले साल प्रैक्टिकल।
अच्छा हाँ देख रहे मैंने वो भी टेस्ट में हम नॉमेनक्लेचर और ये आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर वाला नहीं बस तो नहीं है कर रहे हैं।